ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम महासंग्राम में। तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू है। पल पल की खबरें दे रहे हैं हम आपको। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर, प्रतिशत मतदान 11 बजे तक तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कहां कहां मतदान हुए। भोपाल में 27.46%, गुना में 34.53%, बैतूल में 32.65%, भिंड में 25.46% वोटिंग हुई है। भोपाल प्रदेश में 11 बजे तक मतदान प्रतिशत जारी है। एमपी में सुबह 11 बजे तक 30.21% वोटिंग हुई। राजगढ़ में 34.81% मतदान हुआ है। 11 बजे तक की हम तस्वीर आपको बता रहे हैं। ग्वालियर में 28.55%, मुरैना में 26.62%, भोपाल में 27, गुना में 34, बैतूल में 32। ये प्रतिशत मतदान हम बता रहे हैं। भोपाल में 27, गुना में 34, बैतूल में 32, भिंड में 25 कुछ, विदिशा में 32.64, छत्तीसगढ़ में 29.30% मतदान हुए हैं। तो आपको बता रहे हैं कि 11 बजे तक मतदान प्रतिशत। एमपी में सुबह 11 बजे तक 30.21% वोटिंग हुई। राजगढ़ में 34.1% मतदान हुआ है। ग्वालियर में 28.55, मुरैना में 26.62, भोपाल में 27.46, गुना में 34.5 और भिंड। और एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से प्रदेश में 11 बजे तक का मत प्रतिशत जारी। छत्तीसगढ़ में सुबह 11 बजे तक 29.90% मतदान। बिलासपुर में सुबह 11 बजे तक 25.कुछ% मतदान हुए हैं। जांजगीर में 25.76, कोरबा में 32.37, राजगढ़ में 37.92, रायपुर में 26.05% मतदान हुए हैं। ये लगातार हम प्रतिशत बता रहे हैं। सरगुजा में 32.86, जांजगीर में 25.76, कोरबा में 32.73%, दुर्ग में 31.44%। और आपको बता दें ये लगातार 11 बजे तक के हम आंकड़े दे रहे हैं। 11 बजे तक की तस्वीर हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सुबह 11 बजे तक 29.8, बिलासपुर में सुबह 11 बजे तक 25.29% मतदान हुए हैं। लगातार हम आपको प्रतिशत मतदान बता रहे हैं। जांजगीर में 25.कुछ, कोरबा में 32.कुछ और राजगढ़ में 37.92, रायपुर में 26.कुछ% मतदान हुए हैं। रायगढ़ में 37.92, रायपुर में 26.05, सरगुजा में 32.86। तो ये हमने प्रतिशत मतदान आपको बता दिए। जो 11 बजे तक के जो तस्वीरें थी हमने आपको दिखाई कि किस पर कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं। लोकसभा का महासंग्राम चल रहा है। तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। और आपको बता दें कि जो हॉट सीटें हैं, आपको बताएं कि सबसे पहले हम थोड़ा सा और चर्चा कर लें, कुछ बातों पर और आपको ले चलें। नजरें आप बताइए कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवार इस चरण में हैं, किस पार्टी के कितने उम्मीदवार इस चरण में चुनाव मैदान में हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताना चाहेंगे। ये ग्राफिक्स आपको हम बता रहे हैं कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवार हैं। बीजेपी 82, कांग्रेस 68, सपा 10, टीएमसी 6, शिवसेना, उद्धव गुट, राजद 3, जदयू 3। तीसरा चरण, कहां कितने उम्मीदवार। तो अभी आपने बताया, आपने देखा कि किस पार्टी के इस चरण में, जो तीसरा चरण चल रहा है, किस पार्टी के कितने उम्मीदवार हमने आपको बताए। अब हम बताएंगे कि किन किन मंत्रियों की साख दांव पर लगी है इस चरण में, ग्राफिक्स के माध्यम से। चलिए। दांव पर केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नागरिक उड्डयन मंत्री नारायण राणे, एमएसएमई मंत्री एसपी सिंह बघेल, स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक, पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्री
तो ये थे मंत्री जिनकी साख दांव पर लगी है। तीसरे चरण में ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब आपको हम बताएंगे कि कितने पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। तो ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। दांव पर पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा। शिवराज सिंह चौहान पूर्व सीएम मध्य प्रदेश। दिग्विजय सिंह पूर्व सीएम मध्य प्रदेश। बसवराव बोम्मई पूर्व सीएम कर्नाटक। जगदीश शेट्टर पूर्व सीएम कर्नाटक। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी साख दांव पर लगी है ये थे। अब कहां किनके बीच क्या मुकाबला है इस पर भी हम थोड़ा सा नजर डालें तो गांधीनगर में किसके किसके बीच मुकाबला है और उसके बाद हम अपने मेहमानों से चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, एक एक करके हम इन सीटों पर चर्चा करते जाएंगे। और हॉट सीटें। गांधीनगर लोकसभा सीट, गुजरात बीजेपी अमित शाह, कांग्रेस सोनल रमण भाई पटेल। तीसरे चरण की हॉट सीटें। गांधीनगर लोकसभा सीट, गुजरात बीजेपी अमित शाह, कांग्रेस सोनल रमण। तो अब हम रुख करेंगे गांधीनगर सीट की तरफ। गांधीनगर यानी कि गुजरात, भाजपा की ओर से देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 3 सालों से मतलब 30 सालों से माफ कीजिएगा भाजपा का कब्जा है। भाजपा के दिग्गज नेता 1999 से यहां से जीतते आए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार अमित शाह ने यहां से चुनाव लड़ा था और करीब 5.5 लाख वोटों से जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से पार्टी की सचिव सोनल रमण भाई पटेल को मैदान में उतारा है। वे मुंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र में पार्टी की सहप्रभारी है। साथ ही गुजरात महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वे कह चुकी हैं कि उन्हें भाजपा के वरिष्ठ नेता के खिलाफ चुनाव लड़ने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है। तो ये गुजरात की गांधीनगर सीट जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। जो मेहमान हैं चर्चा करेंगे, थोड़े एक एक हॉट सीटों पर हम चर्चा करते जाएंगे। और सबसे पहले हम अपने मेहमानों से परिचय करा दें। अश्विनी शाही जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मुस्कुराते रहिए, अपनी चिरपरिचित मुस्कुराहट बिखेरते रहिएगा। और वंदना यादव जी, प्रवक्ता सपा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ अब हमारे साथ दिनेश सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे अश्विनी शाही जी, प्रवक्ता बीजेपी, गांधीनगर गुजरात की सीट, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर जो कहा जाए कि कांग्रेस से सोनल रमण भाई पटेल यहां से चुनाव लड़ रही हैं। लगातार ये बीजेपी का गढ़ रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री तो कहीं से भी लड़ाए जा सकते थे, काफी दिग्गज नेता हैं, तो गढ़ से ही क्यों उतार दिया आप लोगों ने? देखिए, अब गुजरात के निवासी हैं, वहां से चुनाव लड़े थे, वहां से माननीय श्रद्धेय अटल जी, क्या नाम है, आडवाणी जी चुनाव जीते थे। तो गढ़ तो हमारा, सभी सीटें हम जीते थे, सभी तो हमारा गढ़ है। और कहां से अब बताइए, आप कहते हैं कि आप गुजरात में सभी सीटें आपने जीता था, सभी गढ़ है आप। तो देवेंद्र जी, इसमें गढ़ का कोई बात नहीं है। ये तो पूछिए ना कि कांग्रेस के लोग किस तरीके से जो है बौखलाकर कहां से भाग कर लड़ रहे हैं। चश्मो चिराग, आखिरी चश्मो चिराग की अमेठी से लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही। ये तो अपने घर से चुनाव लड़ रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। राहुल जी भी अपने घर से लड़ते, अच्छा था। वो वायनाड चले गए छोड़ के और घर वालों को बेवकूफ बता दिया था उन्होंने।
लेकिन वहां पर जो है माननीय गृह मंत्री जी अपने घर से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पर वो चुनाव लड़ते थे और पूरे गुजरात की सीट पर उसका असर पड़ता है। पूरे जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक मिसाल भारतीय जनता पार्टी ने कायम किया था सभी सीटों को जीतकर। तो इसलिए हमारे लिए और पूरा देश देखिए, पूरे देश में हम लोगों ने 282 सीट 14 में जीता, 303 19 में जीता, 370 का नारा इस बार दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने अच्छे विकास कार्यों के बल पर, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के बल पर आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं क्रम से। हम 2 सीट से आज 303 पर खड़े हैं और 370 की तरफ अग्रसर हैं। लेकिन 400 से ऊपर सीट पाने वाले आज 50 सीट के आसपास हैं और 24 में 24 मेरा नारा तो है 24 में 24 का। बाकी अब 4 तारीख को जनता क्या कहती है वो जाने। जी अनिल सिंह चौहान जी, हम आपके पास आएंगे। आपने तो सुन लिया होगा अश्विनी शाही जी ने कितने कटाक्ष, कितने व्यंग फेंक मारे, एक ही बार लगातार व्यंगों के तीर बिध गए होंगे आप। देखिए देवेंद्र जी, आपको, आपके दर्शकों को और सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। और ये जो सत्ता का दंभ है अश्विनी शाही जी की भाषा में और उनके टोन में, वो दम्भ उन्हीं को मुबारक हो। अमित शाह जी और मोदी जी में भी हमने वो दम देखा, लेकिन जब स्मार्ट सिटी की बात होती है तो गायब हो जाते हैं, बुलेट ट्रेन की बात होती है तो गायब हो जाते हैं, महंगाई पर नियंत्रण है नहीं, रोजगार पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। बात करते हैं मंगलसूत्र पर, बात करते हैं कि कैसे डिवाइड एंड रूल किया जाए। तो देखिए, हम अपने मूल्यों और अपने सिद्धांतों के साथ चुनाव में हैं और जनता का जनमत जो है उस पर कभी हमने अहंकार नहीं किया और हमने लोकतंत्र और संविधान को जीवित रखा। इसीलिए आज जो व्यक्ति राउडी रहा है वो देश का गृह मंत्रालय संभाल रहा है, जो तथाकथित रूप से चाय बेचने वाला था वो देश का प्रधानमंत्री। लेकिन 10 सालों में आप अवमूल्यन देखिए देवेंद्र जी कि क्या अब एक चाय वाला देश का ये चुनाव लड़ने की स्थिति में होगा? क्या एक गरीब और सामान्य आदमी, कह लीजिए, गरीब तो छोड़ दीजिए साहब, वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। इंदौर और सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, जो खुलेआम हो रहा है, अभी मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मुंगेली जिले के दौरे पे था मैं, आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और उसके बाहर मोदी जी की और यहाँ के तत्कालीन अभी जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी के, उनके 12-12 फीट के कटआउट लगा दिए गए उसी के बाहर। मैंने जब वहां के डीएम साहब से बहुत लोगों से रिक्वेस्ट की, किसी तरह डीएम साहब से बात हो पाई, बहुत मुश्किल से, बहुत संघर्ष करने के बाद, तो डीएम साहब ने क्या किया, मतदान केंद्र और उसको कुछ नहीं किया, ईवीएम मशीनों को उन्होंने 3-4 कमरे पीछे धकेल दिया और ईवीएम मशीन से कटआउट की दूरी नाप दी। तो ये कौन सा तंत्र चल रहा है? किस तरह से क्राइम ब्रांच के लोग सीबीआई में, वहां गुजरात में किस तरह से उठाए और सभी उम्मीदवारों को वापस किए, किस तरह से ईडी, आईटी, सीबीआई का खेल चल रहा है, किस तरह से सिर्फ 2-3 घरानों को मीडिया समूह सौंपे जा रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रम सौंपे जा रहे हैं, सारा देश देख रहा है। तो देखिए, देश ने इनको मौका दिया, निश्चित रूप से दिया, उसका इनको दम है, लेकिन इन्होंने लोकतंत्र के मूल्यों की हत्या कर दी। इन्होंने देश में पूरे एक सांप्रदायिक वातावरण तो बनाया। ठीक है, लेकिन लेके मुंबई तक सब हम कुछ बात चल रहा है। ये हॉट सीटों की कर रहे हैं तो हम आपको पुनः वहीं गांधीनगर लेके जाएंगे। गांधीनगर इसलिए लेके जाएंगे कि क्या सोचकर सोनल रमण भाई पटेल को यहां पर उतारा गया, कितनी टक्कर दे पा रही हैं? देखिए, सोनल रमण भाई पटेल ऑल इंडिया कांग्रेस में सेक्रेटरी हैं और एक मुखर महिला है और महिला शक्ति का प्रतीक है। उनको उतारा गया है, आप देखिएगा बहुत अच्छा परिणाम आएगा। और रहा सवाल इनके दम्भ का कि हम बहुत वोटों से जीते या हम अपने गढ़ में चुपचाप अमित शाह जी को लड़ाए हैं ताकि वो हारे ना, तो मैं आपको बता दूं अटल बिहारी वाजपेयी जी भी ग्वालियर हारे। ये अमेठी का उदाहरण दे रहे थे, तो ये जो सबसे बड़े इनके पुरोधा है वो भी चुनाव हारे। चुनाव हारना और जीतना, जनमत का हमेशा सम्मान करना चाहिए, जनमत का दम्भ नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े नेता इस लोकतंत्र में हारे हैं और जहां जहां लोकतंत्र है वहां वहां बड़े बड़े नेता हारे हैं और जीते हैं। जनता से नेता होता है, नेता से जनता नहीं होती। तो जनता का जनमत अगर मिलता है तो आप जो वादे किए हैं, आपका जो घोषणा पत्र है डेमोक्रेसी में, आप उससे इतर जाकर अब मुद्दों से भटकाकर सांप्रदायिकता और फूट डालो राज करो और वोटों के ध्रुवीकरण के नाम पर वोट ले रहे हैं। इस फर्क को जनता समझती है और आप देखिएगा ये आम चुनाव हिंदुस्तान के लोकतंत्र और संविधान को कहीं ना कहीं मानक मानकर लड़ा जा रहा है और जनता इसका फैसला करेगी और इनका दम्भ है जो वो टूटेगा, ये देश की जनता जरूर बताएगी। 4 तारीख को आप परिणाम देखिएगा। चलिए, 4 तारीख को तो हम परिणाम तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से।
एक बड़ी खबर आपको बता दें, हम फिर आएंगे आपके पास लखनऊ से। यूपी में 11 बजे तक का प्रतिशत मतदान, 26.12% मतदान हुआ है। संभल में 29, हाथरस में 26 दशमलव कुछ, और आपको बता दें कि आगरा में 25.87%, फतेहपुर सीकरी में 27.63, फिरोजाबाद में 24.42, मैनपुरी में 25.13, एटा में 27.17% मतदान हुए हैं। ये लगातार मतदान के प्रतिशत हम बता रहे हैं। आंवला में 25.98%, बरेली में 23.60% मतदान हुए हैं। तो यूपी में 11 बजे तक के मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक 26.12% मतदान हुए हैं। 26.12% मतदान हुए हैं। आप तस्वीरें, आप उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें मतदान केंद्र की, और यहाँ पर जो प्रतिशत मतदान हुआ है वहाँ पर 11 बजे तक की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक की तस्वीर मतदान की 26.12%। चलिए अब अपने मेहमानों के पास चलते हैं। मेहमानों के पास, हालांकि अब उत्तर प्रदेश के जो प्रतिशत मतदान आ गए थे, दर्शकों को बताना जरूरी था, और बीच बीच में हम इसी तरह से आपसे क्षमा मांगते हुए कुछ जरूरी जो भी समाचार आएंगे हम अपने दर्शकों को अवगत कराते रहेंगे, लेकिन बातचीत लगातार जारी रहेगी, चर्चाएं जारी रहेंगी। हम आना चाहेंगे वंदना यादव जी, प्रवक्ता सपा। कांग्रेस से गठबंधन है सपा का, अच्छी बात है। इंडी गठबंधन में आप हैं, क्या लगता है? और मुस्लिम वोटों पर काफी अधिकार जमा रखा है सपा ने कि हाँ ये मेरे हैं। अगर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की बात करें तो वो तो मुल्ला मुलायम सिंह यादव भी कहलाना पसंद करते थे। तो क्या होगा इस बार? इन वोटों पर कितना भरोसा है सपा को? अल्पसंख्यक जी, अगर जो अपना मोबाइल आप ठीक कर लें तो आपका चेहरा जो है पूरा दिखाई दे, आधा कट रहा है वंदना जी। जी जी, पहले तो मैं आपको बोल दूं, मेरा नाम वंदना सिंह है, आपने मुझे यादव बना दिया है। ओ, माफ कीजिएगा, हमारे पास यही लिस्ट आई थी, तो वंदना सिंह जी। आपने जो सवाल पूछा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पूरा हिंदुस्तान ही हमारा है। यहाँ कोई मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, ये भाजपा की रणनीति है। ये करते हैं, हम नहीं करते। हमारे लिए सब समान है, सब बराबर है। दूसरी चीज, इस बार का चुनाव जो है जनता लड़ रही है। और रहा सवाल कांग्रेस और सपा का गठबंधन, क्यों नहीं? देवेंद्र जी, वंदना जी की आवाज पूरी तरीके से आ नहीं रही है। जी जी, हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे अब तक। जी जी, अब आई आवाज? जी जी, वंदना जी जारी रखिए। तो मेरा कहना यह है कि इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है। आपने देखा होगा कहीं से कोई कुछ बोल नहीं रहा। आप परसेंटेज देखें वोटिंग की, पहले फेज का परसेंटेज अगर आपने देखा होगा 60% था वोटिंग। ठीक, 11 दिन बाद आपका इलेक्शन कमीशन उसको डिक्लेयर करता है 66%। इसका क्या अर्थ है? दूसरी चीज, अब आप आ जाइए पब्लिक पे। पब्लिक जो है बहुत ही ज्यादा त्रस्त है। ये विकास नाम की चीज तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। आप ये बताइए, बेरोजगारी का दर क्या है आज की तारीख में हिंदुस्तान में? आज का नौजवान भटक रहा है, नौकरियां हैं हमारे पास, विकास काय का विकास? हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, आप यही करते रहिए। कभी मंगलसूत्र आ जाते हैं, कभी मछली पे आ जाते हैं, कभी मीट पे आ जाते हैं। विकास कहाँ है? गृहिणियां कहां से चूल्हा जलाएंगी? आपने कह दिया उज्ज्वला स्कीमें तो बहुत आपने दे दी, हुआ क्या है? और रहा सवाल कि क्या होगा 4 तारीख को, कैसे होगा? और कांग्रेस की और सपा की हमारी आइडियोलॉजी एक ही है, तो फिर हमारा ये नेचुरल अलायंस है, क्यों नहीं हो अलायंस? आप ये बताइए मुझे। और अब बहुत ज्यादा हो चुका है। कहते नहीं, ये आए थे
जब मोदी जी ने 2014 में चुनाव लड़ा था, इन्होंने क्या कहा था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और अब ये हम 2024 में है, महंगाई कहां पे है बता दीजिए आप? नौकरियां कहां हैं? आप उठा के विपक्ष के नेताओं को किसी पे ईडी लगा दीजिए, किसी पे सीबीआई लगा दीजिए। अरे भाई, निष्पक्ष चुनाव लड़िए ना आप। चुनाव लड़िए जनता के मुद्दों पे। जो आता कहता हमने विकास किया, अरे कौन सा विकास किया? जरा मुझे आप एक विकास गिना दें। नौकरियां दी आपने बच्चों को। आज की तारीख में सबसे यंग स्टेट जो है उत्तर प्रदेश, ठीक? उनके क्या कोई ख्वाब नहीं है, कोई उनकी इच्छाएं नहीं है? वो एक कप चाय नहीं खरीद सकते हैं। पैसे कहाँ हैं? आप कहते हैं पकोड़ा तल लो। अरे पकोड़ा खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए। चलिए ठीक है। तो ये सब तो उल जलूल की बातें हैं ना, मैं इसमें विश्वास करती हूँ। इस बार का जो चुनाव हो रहा है बड़े साइलेंट हो रहा है। आप परसेंटेज देख लें वोटिंग की, कितनी वोटिंग हो रही है। चलिए, उसी से आप समझ लें कितना लोगों का इसमें रुझान है इस वक्त वोट देने में। देवेंद्र जी, अगर इजाजत हो तो जवाब दे दूं। वैसे तो बारी आवाज नहीं आ रही है। दिनेश सिंह जी की है, लेकिन आप जवाब देना चाहते हैं तो कम शब्दों में जवाब दे दीजिए। दिनेश सिंह जी भी इंतजार में हैं। ये देखिए किस तरीके से जो है विपक्षी दलों में, खास करके इंडिया अलायंस में इस समय जो है बेचैनी मची हुई है। जहां देखिए वहीं इनका जो है कभी 30 करोड़ रुपया, कहीं 300 करोड़, 350 करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है। और उसके बाद भी जो है महंगाई, बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं ये लोग। जबकि देश में महंगाई का आंकड़ा जो है आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले जारी हुआ था, 5% से कम है। बेरोजगारी 3.2% है। यहाँ ये लोग आंकड़े पर सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर बात करते हैं, जनता को नहीं बताते हैं। ये जनता के पास है, अपने पास सिर्फ ये नोट इकट्ठा करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मोदी जी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां हाथ डालो कांग्रेस का एमपी, कांग्रेस का एमएलए, ये सारे जो है ये छापा पड़ रहा है। तो देखिए किस तरीके से हमारे कांग्रेस के भाई किस तरीके से वो हुए, ये सारे सुन रहे हैं भाई। उन सारे बेरोजगारों का रुपया आप लोग रख ले रहे हैं। सारे बेरोजगारों का रुपया आप लोग खा के रख रहे हैं। आपका मंत्री जो है आलमगीर आलम 35 करोड़ रुपया रखे हुए हैं। ये मंत्री है। एक एमपी 350 करोड़ रुपया रखे हुए हैं। ये सबका जो है रुपया आप लोग खा रहे हैं। रुपया खाने के बाद आप लोग कम से कम डकार तो लिया कीजिए। यहाँ का बेरोजगार देख रहा है। रुपया जिस तृणमूल कांग्रेस पर छापा मारो उसके यहाँ रुपया मिलता है, कांग्रेस पर मारो उसके यहाँ मिलता है। अब जो है देखिए छत्तीसगढ़ में रुपया ही रुपया मिला था मंत्री के यहाँ। बताइए किस तरीके से ये चोरी करके किस तरीके से रुपया रखे हुए हैं लोग, और जनता देख रही है। सारे बेरोजगार देख रहे हैं, सभी युवा देख रहे हैं। ये जो है बीच में विचलन की स्थिति हो रही है बोलने की, क्योंकि लोग जब सच्चाई खुलती है तो बीच में बोलते हैं। इसलिए हम कहते हैं बेरोजगार सब देख रहे हैं, सारी महंगाई दिख रही है जी। नहीं अच्छी चीज है। चल ठीक है हम आपके पास। हाँ, रुपया भी देखा है कल से जो गिना नहीं जा रहा है रुपया का मशीन लगाकर, वो सब पूरे देश की जनता देख रही है, पूरा विश्व देख रहा है। चलिए ठीक है। दिनेश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बारी तो आपकी थी, लेकिन क्षमा चाहते हैं, अश्वनी जी भी कुछ कहना चाहते थे तो हम वहां चले गए। दिनेश सिंह जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जो गांधीनगर सीट की हम अगर जो बात करें, हॉट सीट है ये गांधीनगर की, जहाँ पर अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सोनल रमणबाई पटेल यहाँ से कांग्रेस से चुनाव मैदान में हैं। क्या लगता है आपको, यहाँ के कुछ समीकरण क्या लगते हैं? बस लड़ा दिया गया है या कुछ और? आपको और सभी को जी नमस्कार। आपको और सभी को मेरा नमस्कार।
देखिए, सबसे पहले तो मैं अपील करना चाहूंगा कि सभी जो मतदाता हैं कृपा करके ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, क्योंकि देखिए आप प्रश्न चिन्ह भी तभी राजनेताओं पे लगा पाएंगे जब आप ज्यादा से वोट खुद करें। अगर वोटिंग प्रतिशत अगर कम रहेगा तो आपके लिए देखिए देश की दिशा और दशा जो है दोनों चीजें तय करने के लिए आपका वोटिंग परसेंटेज जो है वो तय करना जरूरी है कि ठीक है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान आप लोग करें। तो कृपा करके ज्यादा मतदान के लिए जरूर निकले घर से, और जो नहीं निकल पाए आसपास से उनको भी प्रेरित करें। तो सबसे पहले ये बात है। तो दूसरी, जैसे आप गांधीनगर सीट पे कराते हैं कुशवाहा जी, तो देखिए परंपरागत सीट रही है करीब 30 साल से, ऐसा आपने बताया कि 30 साल से मतलब एक जैसे कि एक तरह से हॉट सीट तो अलग चीज है, मतलब कई बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं भाजपा के उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा, लेकिन 30 साल से लगातार एक सीट को रिटेन करना एक बहुत बड़ी बात अपने आप में होती है। और उसी सीट से जैसे कि पूरे मतलब दमखम के साथ में और पूरे भरोसे के साथ में दोबारा लड़ने के लिए गृह मंत्री के वहां पर जाते हैं, तो उसमें अपने आप में कहने की बात है कि ठीक है पूरा उनको कॉन्फिडेंस था और पूरे तरीके से वहां लड़ने के लिए पहुंच गए। दूसरी बात, जैसे कि सोनल पटेल जैसे जिनकी आप बातचीत कर रहे हैं, तो आर्किटेक्ट है मेरे ख्याल से, और जैसे कि शायद सह प्रभारी भी हैं वहां से गुजरात की, तो अपने तरीके देखिए ठीक है मजबूत अपनी है नेता है और अपने तरीके से चुनाव ठीक तरीके से लड़ रही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए जैसे कि अब आम आदमी पार्टी जैसे मतलब अगर विपक्ष देखिए कहीं ना कहीं जैसे कि मतलब मैं थोड़ी इस बात को बोलना चाहूंगा, और कृपा करके इसको कोई भी विपक्ष का नेता जो है अन्यथा ना ले। विपक्ष के पास में देखिए वोट है, वोट बेस है, सब चीजें हैं, और लोग भी चाहते हैं कि ठीक है एक मजबूत विपक्ष जो है पूरे तरीके से उभरे, लेकिन उसको उभरने के लिए इनको देखिए एकजुट होना अति आवश्यकता है कुशवाहा जी। तो सबसे पहले मैं बार बार बताता रहूं उसी को लेकर के, और ये आप ये मान के चलें कि जैसे कि अब आम आदमी पार्टी और इनके बीच में गठबंधन है, लेकिन क्या मतलब हर जगह पे एक दूसरे को वोट या तरीके से दिलवा पाएंगे, दिलवा पाएंगे, ये कहने की बात है मेरे से। दूसरा देखिए जैसे कि सपा और बसपा और ये जो अन्य पार्टी हैं कुछ भी बोले ना बोले, लेकिन हर जगह पे और हर पार्टी के चाहे मतलब जैसे कि सुदूर अगर जैसे कि उसमें जाए, जैसे कि सपा के बारे में कोई नहीं कह सकता कि महाराष्ट्र में इनके होंगे, लेकिन महाराष्ट्र के तो वहां पर भी वोट बेस कहीं ना कहीं है इनका से। तो अपने तरीके देखिए अगर जैसे कि दिल्ली में एक कुर्सी बैठ करके और मतलब एक मंच बैठ करके और साझा बयान देने से सिर्फ देखिए फर्क नहीं पड़ेगा, आपस में दलों के साथ में दिल मिलने जरूरी है। तो देखिए इनका एक सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है विपक्ष का कुशवाहा जी ये रहा कि कहीं भी जाकर जैसे कि वोट बेस जैसे इनका अगर कहीं पर अगर 60% भी बनता है, जैसे मान के चले कि यूपी का सर्वे अगर बात करें तो यूपी में देखिए कि बसपा जो है उनका 17-18%, कांग्रेस का जैसे इतने के आसपास और इतने के आसपास जो है सपा का। तो जैसे कि वंदना जी यहाँ बैठी है सपा से, तो उनको पता है इसी का। तो अगर तीनों दल मिलकर के चुनाव लड़ते या विपक्षी दल अगर सभी मतलब इकट्ठे अगर लड़ते, तब देखिए टक्कर देने की स्थिति बहुत मजबूत होती है, और दूसरे जो है उसमें जैसे जो विरोधी दल जो भी है उनके होता है तो उसको टक्कर देने की स्थिति में होते हैं। लेकिन जैसे ये मान के चले कि 4 जगह अगर वोट अगर बढ़ गया तो उसका देखिए बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा देखिए कि एक बहुत बड़ी खामी, बहुत बड़ी कमी जो है कुशवाहा जी वो देखने को मिली कि पहले 2 चरण, अब इस चरण में भी मतलब चीजें वही आई, इससे पहले 2 चरण थे उन्होंने यही कि जैसे कि जो विपक्षी जो नेता थे वो कहीं भी एक दूसरे के लिए प्रचार करते हुए नजर नहीं आए, और स्वयं जैसे अपने लिए भी जैसे अगर बातचीत करें तो जैसे अखिलेश जी जो है वो अपने तरीके सक्रिय नजर आए। लेकिन जैसे ये मान के चले जैसे अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी जैसे यूपी के सिर्फ अगर बातचीत में करता हूँ, यूपी मान के चले सिर्फ अमरोहा जो सीट है वहां पर वो सक्रिय प्रचार करते रहे। बाकी जगहों पर जैसे मान के चले कि वो एक तरह से हवाई जैसे कि एक तरह से मतलब सर्वेक्षण जैसे करने के लिए आते हैं कि आए और चले गए, लेकिन सक्रिय तरीके से जैसे जितनी चीजें हो, जैसे कि भाजपा के साथ की अगर बात करें तो भाजपा की रोज की मान करें कि 10-12 रैली जो है, रैलीज, रोड शो उस तरीके से इफेक्टिव तरीके से रोज के होते रहे। तो उस तरीके से अगर देखें तो मतलब कि उस बात को अगर लेके चले, उसका आकलन अगर करें तो उस तरीके से एक्टिवनेस जो है वो विपक्ष जो कम नजर आए। तो अगर दोबारा अगर चाहते हैं, अभी देखिए 3 चरण और 4 चरण और पड़े हैं, तो पूरे तरीके से एकजुट होकर के मुझे लगता है कि एकजुट होकर एक दूसरे का साथ देकर के हाथ से हाथ पकड़ करके और दिल से दिल मिला करके, सिर्फ दिल मिलाने से फर्क नहीं पड़ेगा, और इकट्ठे के चुनाव लड़ेंगे तभी देखिए आगे जाकर के चुनाव की स्थिति जो है इनकी बढ़िया और बेहतर बन पाएगी। नहीं तो अभी के हिसाब से देखिए कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कहीं से पिछड़ते नजर आते हैं, और इससे पिछली बार से भी जैसे कहीं ना कहीं नीचे नजर ना आए, ये देखने की बात है। जैसे दिल्ली की बात भी करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, तो गुजरात में जैसे मान के चले इनके पास में कितनी सीटें हैं पक्ष के पास में, वहां पर ठीक है जैसे उसमें से 2 सीटें जो है वो तो अपने आप जैसे पहले से डिक्लेयर जो है आम आदमी पार्टी ने कर दी थी। तो किस तरीके से कहां पर जैसे मनोबल कार्यकर्ता कहां पर होता है, किस तरीके बनता है, तो अपने कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा करके और अपने तरीके से आपस में एकजुट होकर के अगर लड़ेंगे तभी आगे जाकर के मामला बेहतरीन बन पाएगा। नहीं तो अभी के हिसाब से मामले जो है बहुत नेगेटिव है, ये इनको सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। चलिए हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि ये जो दूसरी हॉट सीट है पोरबंदर, इसके बारे में हम दर्शकों को जरूर कुछ बता दें, इसके बाद से हम पुनः अपने मेहमानों के पास लौटेंगे। तो पोरबंदर गुजरात, महात्मा गांधी के जन्मस्थली से भाजपा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को उम्मीदवार बनाया है। पेशे से वेटरनरी डॉक्टर मंडाविया गुजरात से 2 बार के राज्यसभा सांसद हैं। चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्र में करीब 150 किलोमीटर की पद यात्रा की।
भीड़ भाड़ भरे रोड शो से दूरी बनाए रहते हुए इन्होंने प्रचार का यह पुराना तरीका अपनाया है। इस सीट पर पाटीदार समुदाय का खासा प्रभाव है। यही कारण है कि कांग्रेस ने पूर्व विधायक और पाटीदार नेता ललित वसोया को अपना उम्मीदवार बनाया है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन में सक्रिय रहे वसोया 2019 में भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तो 2019 में भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे और इस बार भी कांग्रेस से प्रत्याशी हैं पाटीदार नेता ललित वसोया। अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे और बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी शाही जी के पास जाएंगे। पाटीदार नेता को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है आपके पोरबंदर सीट से उम्मीदवार बनाया है और मनसुख मांडविया के। लेकिन इससे पहले मेहमानों के पास लौटे, एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक बीजेपी में शामिल हुए राज का खेड़ा ने ग्रहण की बीजेपी की सदस्यता। राज का खेड़ा बीजेपी में शामिल हो गई। पूर्व कांग्रेस मीडिया समन्वयक थी। पार्टी मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। छत्तीसगढ़ के सुशील आनंद के साथ विवाद हुआ था। विवाद के चलते कांग्रेस से त्याग पत्र दिया था इन्होंने। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक बीजेपी में शामिल हो गई हैं। राधिका खेड़ा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। आपको पता है बड़ी खबर, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक बीजेपी में शामिल हुई हैं राधिका खेड़ा। तो राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल हुई हैं। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल हो गई और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए आप तस्वीर ये देख सकते हैं। तो अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। सवाल वही है अश्वनी शाही जी, लेकिन इससे पहले कि हम अश्वनी शाही जी के पास जाएं, एक और बड़ी खबर आ चुकी है हमारे साथ। संभल से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने वोट डाला है। अपने पैतृक गांव एचोड़ा कंबोह से वोट डाला है। मतदान के बाद प्रमोद कृष्णम का एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या कहा है? लोकतंत्र के महापर्व पर राष्ट्र के नाम दिया वोट। सपा के राम मंदिर निर्माण वाले बयान पर बोले अखिलेश को दुबों ने सपा पार्टी में लगी है वोट। आइए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों। लोकतंत्र का महापर्व है ये। लोकतंत्र के महापर्व में मैंने राष्ट्र के लिए वोट दिया और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि अपना एक एक वोट राष्ट्र को समर्पित करें, क्योंकि भारत को अखंड भारत बनाना है, इसलिए एक एक वोट राष्ट्र के लिए। तो ये हैं प्रमोद कृष्णम, जो कि सपा पर इन्होंने कटाक्ष किया कि सपा के लोग अखिलेश को डुबोने में लगे हुए हैं, डुबो रहे हैं अखिलेश की नैया। पीएम के जीवन का पल पल देश के लिए, ऐसा उन्होंने बताया। पानी पी पी कर मोदी को गाली दे रहे हैं लोग। ये लगातार ये प्रमोद कृष्णम ने वोट डाला और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कटाक्ष किया। अब रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ कांग्रेस के जो मेहमान हैं अनिल सिंह चौहान जी और वंदना सिंह जी प्रवक्ता सपा, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि इंडी गठबंधन में हैं तो एक दूसरे का काट तो करेंगे नहीं, सहयोग ही करेंगे। सहयोग होना भी चाहिए, सभी पार्टियों में सहयोग होना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। अच्छे काम को अच्छा कहना चाहिए और बुरे काम को बुरा कहना चाहिए। अनिल सिंह चौहान जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। पाटीदार नेता को आपने उतारा है पोरबंदर लोकसभा सीट से मनसुख मांडविया के खिलाफ। पाटीदार नेता उतारने के पीछे की रणनीति क्या हो सकती है, जरा हमें बताइए।
जो वसोया जी हैं वो सिर्फ पाटीदार नेता नहीं हैं, बहुत ही वरिष्ठ और बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं कांग्रेस के। उन्होंने पाटीदार आरक्षण के लिए भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी, उनको उनका हक दिलाया और हम आश्वस्त हैं इस बार, और वसोया जी भी और वहां की जनता ने भी आश्वस्त किया है कि इस बार वो बड़े अंतर से जीतेंगे। दूसरी बात मैं दिनेश सिंह जी का भी जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन है इसमें आपस में सामंजस्य की कमी है। आप जब से चुनाव प्रारंभ हुआ है उसके पहले से आज तक एनडीए गठबंधन में देखिए, अगर एनालिसिस हो तो दोनों गठबंधन का होना चाहिए। एनडीए गठबंधन में भी लगातार रार की खबरें आई, एक दो दल छोड़ के चले गए, लगातार इनके बीच तनाव की खबरें आती रही। वो बात अलग है कि कुछ घरानों द्वारा चलाए जा रहे मीडिया समूहों ने इन खबरों को बाहर नहीं आने दिया। दूसरी बात, यहां अश्वनी शाही जी कह रहे थे कि महंगाई और रोजगार पे आंकड़ों की बात कर रहे थे। मैं देवेंद्र जी आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को कि आप इसी मुद्दे पे चुनाव लड़िए, क्योंकि ये देश के बेसिक मुद्दे हैं। ये मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, 1972 में ये हुआ, 47 में ये हुआ, ये बातें नहीं आनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि आप सरकार में थे, आप उन मुद्दों पे चुनाव लड़िए जिन मुद्दों को आपने दांव पर लगाकर चुनाव जीता या हारा। आज स्थिति यह है, देखिए देश में लोकतंत्र की जो स्थिति है, जैसा कि अभी पूरा देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है। आप अभी कह रहे थे दिनेश सिंह जी की इनकी रैलियां 10 होती हैं तो हमारी 1 होती है विपक्ष की। साहब जब विपक्ष के खाते सीज कर दोगे, जब शिवसेना को टुकड़े टुकड़े कर दोगे, राकपा को टुकड़े टुकड़े कर दोगे, बड़े मीडिया घरानों को टुकड़े टुकड़े कर दोगे, हमारे खाते सीज रहेंगे, हम कहां से रैलियां करेंगे। अभी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के आप अखबार देखिए, सारे लोकप्रिय अखबारों में 3-3 पेज का विज्ञापन है भाजपा का। हमारा छोटा सा 4x4 का भी ब्लॉक नहीं है। क्यों नहीं है साहब? पैसे नहीं है। हम जनता के पास सीधे संवाद कर रहे हैं, विज्ञापन देने के लिए पैसे नहीं है। तो प्लेइंग लेवल जो होता था भारतीय लोकतंत्र में, सबको बराबर का मौका, वो खत्म कर दिया गया है। मीडिया घरानों को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया गया है, खातों को सीज कर दिया गया है, ईडी और आईटी और सीबीआई के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को जेल भेज दिया गया है। साहब कौन सा दल नहीं चाहेगा कि अपना विज्ञापन छपवाए। हम रात दिन खून पसीना बहाकर लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए अगर घर घर जा रहे हैं, सिर्फ यहाँ सत्ता की बात नहीं है, तो हम विज्ञापन क्यों नहीं छपवाते, हम रैलियां क्यों नहीं करते। लेकिन आप लगातार अंकुश लगाते हैं, हमारे झंडे निकलवाते हैं, रैलियों में कमी निकालकर आप राहुल जी की रैलियों में प्रशासन ने झंडे निकलवाए, बिलासपुर में, रायपुर में, दूसरे जगह लगातार नेताओं पर दबाव बनाया, जो रैली आयोजित कर रहे हैं उनको दबाव बना रहे हैं आप। तो ये जो लगातार लोकतंत्र में चीरहरण का काम हो रहा है, संवैधानिक व्यवस्थाओं का, वो बहुत अत्याचार है और जनता इन बातों को समझ रही है। और आप देखिएगा इस अत्याचार का भी दमन होगा, जैसे अंग्रेजों ने इस देश को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से राज किया, भाजपा भी वही कर रही है। और आप देखिएगा कि अब जनता इसका जरूर निर्णय लेगी। हर अति का अंत होता है, रावण और कंस नहीं रहे तो ये वर्तमान लोकतंत्र के रावण भी नहीं रहेंगे। इंतजार करिए 4 का। और हम तो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बहुत बुद्धिजीवी है। 10 साल इन्होंने पूरा मौका दिया है, बड़ा जनमत भी दिया, साहब आप कानून बना लीजिए, साहब आप अधिकार दे दीजिए जनता को, पर ये एक्ट देते रहे और जनता का शोषण करते रहे। विपक्ष को कई पत्र, आप कलबुर्गी और गौरी लंकेश जैसे बड़े पत्रकारों की हत्या देख लीजिए कि मतलब विचारों को जब आप देखेंगे, कांग्रेस मुक्त भारत, फलाने पत्रकार को जेल में डाल दो क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछता है, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो। कितने उदाहरण प्रस्तुत है देवेंद्र जी, जिसमें स्पष्ट होता है कि सरकार विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में मूल्यों का हनन कैसे कर रही है। देश का प्रधानमंत्री ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार नहीं है। क्यों डरते हैं देवेंद्र कुशवाहा जी से और दूसरे पत्रकारों से देश के प्रधानमंत्री? मैं तो चुनौती देता हूं, 10 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए, सुनियोजित एक मीडिया में इंटरव्यू की बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रमुख मीडिया से मुखातिब नहीं होना चाहता, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जवाब नहीं देना चाहता, जिसके माध्यम से जनता जवाब पूछती है, तो जनता इसका जवाब देगी कि साहब आप जवाब देने को तैयार नहीं है तो कुर्सी छोड़िए। हम आएंगे, हम आपके पास आएंगे, जवाबदेही हम आपके पास आएंगे, हम आपके पास आएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मतदान किया है। प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन ने भी मतदान किया है। सभी से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की है। तो बड़ी खबर, प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन ने मतदान किया, सभी से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। राज्यपाल ने सेल्फी जोन में फोटो खिंचाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मतदान किया। तस्वीर देख सकते हैं कि सेल्फी जोन में दोनों ने, राज्यपाल ने और छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति और छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला, यानी कि दोनों पति पत्नी ने यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, सेल्फी जोन में फोटो खिंचाई।
तो चलिए हम रुख करते हैं अपने मेहमानों की तरफ। और अनिल सिंह चौहान जी अपनी बात कह रहे थे। अब हम वंदना सिंह जी के पास जाएंगे। सपा प्रवक्ता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन। इस ब्रेकिंग से पहले एक ब्रेकिंग हमने फ्लैश किया था। आचार्य प्रमोद कृष्णन ये कह रहे थे कि अखिलेश को डुबाने में लगी है सपा के लोग। क्या कहेंगी आप? सपा से संबंधित खबर है। आप एक जगह बैठ जाइए, आप एक जगह बैठ जाइए। आपके कान और बालियां दिख रही हैं, आपके चेहरे दिखने चाहिए थे। जी 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 वंदना जी, वंदना जी, अब तक मेरी आवाज जा रही है? जी जी वंदना जी, निवेदन आपसे करेंगे कि आप एक जगह स्थिर होकर के बैठ जाइए और आराम से बात कीजिए, क्योंकि आपके चेहरे कट रहे हैं, कभी कान की बालियां दिख रही हैं, कभी मतलब एक जगह स्थिर हो जाएं तो बेहतर होगा। हम आएंगे आपके पास, पहले आप स्थिर होकर बैठ जाइए, उसके बाद हम आपसे जवाब लेंगे। दिनेश सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे। अनिल सिंह चौहान जी की बातों से कुछ इत्तेफाक नहीं रख रहे थे शायद, तो दिनेश जी जी कुशल जी, देखिए मजी ने बहुत बढ़िया अपने तरीके से बोला। अपनी पार्टी का पक्ष अच्छे से रख रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं लगती। उसमें अपनी पार्टी का पक्ष रखना भी चाहिए अपने तरीके से। लेकिन चीज देखिए, मैंने जो बोला तो मैंने किसी का पक्ष या विपक्ष के तरीके से नहीं बोला, मैंने इनके बोला चीजों को लेकर कैसे, क्योंकि आप भी और हम लोग जैसे कि आपने पूरा खुला समय दिया। मेरे ख्याल सबसे ज्यादा समय जो अनिल जी को ही मिला, और अपने तरीके से मुझे नहीं लगता कि कोई बात इनकी कोई रह गई होगी। ये भी इस बात से सहमत होंगे, और ज्यादा समय मिलना भी चाहिए, क्योंकि देखिए विपक्ष को थोड़ा ज्यादा समय मिलने से ठीक रहता है कि बातें निकल के सारी सत्य सामने आती है। मेरे काम तो देखिए, मेरा और आपका काम तो एक तरह निष्पक्ष होकर या किस तरह के आकलन करना, कुछ करना है। हो सकता है कुछ बातें बुरी लगे, लेकिन हम लोग एक तरह से अभिभावक के रूप में और गार्जियन के रूप में और चीजें सारी सामने पेश करते हैं, जो बिल्कुल कटाक्ष नाम की चीज नहीं होती है, उसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से होते हैं। तो उसको अन्यथा ना लेकर के सीधी सी बातचीत थी। तो अनिल जी, मैं आपको मतलब कि सीधा सीधा मतलब कि कुशवाहा जी के माध्यम से बताना चाहूंगा। मैंने बोला देखिए, उसका कारण था जैसे कि वायनाड से राहुल गांधी जी आपके नेता हैं और प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी बोल रहे थे, और होता है जैसे कि आपकी सत्ता में अगर सरकार आए तो मतलब कि सरकार आने का दोस्त है प्रधानमंत्री वो बने भी, जैसे रोटेशनल तरीके से बताया गया, तो होता है एक बार अखिलेश यादव बने, एक बार राहुल गांधी बने, कोई बने, वो मतलब क्लियर तरीके बोला गया, खड़गे नहीं बोला। तो देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि उस टाइम विजयन जी जो वहां के केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्वयं बोला कि ये भाग करके वहां पर जो है दोबारा अमेठी जाएंगे और यहाँ से इनको जगह नहीं मिलने वाली। और इसी तरीके से जो उनके सामने उम्मीदवार जो थी एनी राजा, उन्होंने भी क्लियर तरीके से कुछ ऐसे इस तरह की चीजें बोली जो मैं नहीं बोलना चाहता था। तो उन चीजों को लेकर मैंने बोला। उसी तरीके जैसे कि ममता दीदी जो है वो भी कुछ बोलती रहती है, और जैसे कि मान के चले इनके जो आपके जो खुद के जैसे गठबंधन दल के जो आम आदमी पार्टी के जो है, तो उनके मुख्यमंत्री जो है वो पंजाब से, वो भी स्वयं बोलते हैं कि ठीक है कि एक मतलब थोड़े समय ऐसा पता लगेगा कि भाई ठीक है, एक थी कांग्रेस ऐसे विलुप्त हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें विपक्षी दलों से आई चीजें समझ में आती है, लेकिन आपके गठबंधन दलों से अगर कोई चीज है तो उसके नाते आपस में दल मिलना जो है वो एक अलग चीज, लेकिन दिल मिलना आवश्यक है। और आपस में सामंजस्य अगर नहीं बैठाएंगे तो जनता के बीच में नैरेटिव गलत जाएगा। वो मैंने चीज बताई। दूसरा देखिए, आप लोगों को इकट्ठा जैसे मान के चले धन बल की अगर कोई कमी अगर है तो कांग्रेस के देखिए खाते जो है वो ठीक है, वो किसी कारण से, लेकिन क्या सिर्फ उतना ही पैसा थोड़ी आता है जिसने जिस तरीके जैसे किया गया, आप उसको कंटेस्ट करें, उसके अंदर देखिए लॉ सभी के लिए एक जैसे बराबर है। और वो सब चीजें विपक्ष में जैसे कि जैसे आप जैसे जब थे तो मतलब जैसे अभी आप विपक्ष में पर उससे पहले भाजपा विपक्ष में जब थे तो उनके साथ बहुत सारी चीजें इस तरह की कुछ हुई। तो इस तरह की चीजों को लेकर अब जैसे कि आम आदमी पार्टी में जैसे कि मतलब उसमें अभी मान के चले आपके गठबंधन दल के हैं, तो मैं अगर ये कि जैसे कि जो सत्ता में जो है उनके दल की किसी तारीफ करके बोलूंगा तो गलत होगी। मैं आम आदमी पार्टी की तारीफ करके बताता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने जब शुरू किया था अपने कैंपेन, जब अरविंद केजरीवाल जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे दिल्ली के, उस वक्त उनके पास में धन था ही नहीं बिल्कुल ऐसे, मतलब डोर जाकर के और डोनेशन जुटाया करते थे, मतलब 10-20 रुपए जो है वो जुटाने का काम भी करते थे। सोशल मीडिया शुरू किया था उन लोगों ने लेकर के, और बेहतरीन कैंपेन शुरू किया, और उसको लेकर के सत्ता में काबिज हो गए। दिल्ली की सत्ता में मतलब बैठना, दिल्ली की कुर्सी हासिल करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो उस तरीके देखिए, कहीं ना कहीं नुकसान आपको होगा अनिल जी, मतलब मुझे नुकसान नहीं होगा, कुशवाहा जी को नुकसान नहीं होगा। आपको पूरा खुला समय बोल रहे हैं, आपसे बातचीत मुद्दों की चीजें अगर है तो वो मान के चले। जैसे कि मैं थोड़ी एक बात और बोलना चाहूँ कुशवाहा जी आपके अनुमति से, पोरबंदर सीट की जैसे बातचीत कर रही थी जी, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है।
आरजेडी प्रमुख मुस्लिमों को आरक्षण मिलने का मामले में सीएम योगी का बयान सामने आया। कांग्रेस, सपा और आरजेडी पर निशाना साधा है। बड़ी खबर आपको बताना है उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। कांग्रेस, सपा और आरजेडी पर निशाना साधा। एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाएंगे, जबरन अल्पसंख्यकों को देने का प्रयास करेंगे, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर आरजेडी प्रमुख मुस्लिमों को आरक्षण मिलने का मामले में सीएम योगी का बयान आया है। कांग्रेस, सपा और आरजेडी पर उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाएंगे और मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। सुनिए क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आइए सुनवाते हैं। ये तो बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये ओबीसी के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। इनका मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख करता है, यूपीए सरकार जब सत्ता में थी, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार, आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों उसके घटक थे। उस समय इन लोगों ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी गठित की थी। रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने इस बात का उल्लेख किया था कि 15% 27 में से 6% आरक्षण मुसलमानों को देना चाहिए, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। फिर सच्चर कमेटी गठित करके इन लोगों ने अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ आरक्षण में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास किया था। देखो यही तो बात प्रधानमंत्री। तो आरक्षण का मुद्दा सीएम योगी ने उठाया है और कहा है कि एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाकर मुस्लिमों का देने का प्रयास करेगी आरजेडी, सपा और कांग्रेस, ये आरोप लगाया। तो अब हम अपना रुख करें मेहमानों की तरफ। इससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश धार में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है। पहले चरण में विपक्ष पस्त पड़ गया था, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दूसरे चरण में विपक्ष ध्वस्त हो गया था। तीसरे चरण के बाद जो थोड़े थोड़े तारे दिखते हैं वो भी अब अस्त होना तय होने लगे हैं। तो ये बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। धार में विपक्ष पर दम जमकर बरसे हैं और उन्हीं के शब्दों में ये बातें सुनवाते हैं। 4 जून को अब 1 महीना भी नहीं बचा है। आज तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है। पहले चरण में विपक्ष पस्त पड़ गया था। दूसरे चरण में विपक्ष ध्वस्त हो गया था। आज तीसरे चरण के बाद जो इधर उधर कुछ छोटे छोटे टमटमते तारे दिखाते हैं, तारले दिखते हैं, वो भी अब अस्त होना तय हो जाएगा। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। अस्त, पस्त और अब विलुप्त, ये तीन बातें इन्होंने कही मध्य प्रदेश के धार में। अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे और हमारे साथ मेहमान अनिल सिंह चौहान जी हैं। प्रधानमंत्री जी की बातें आपने सुनी। इससे पहले कि हम इस पर कुछ चर्चा करें, 2-3 चीजें हमारे सामने आ गई। एक आरक्षण पर, एक प्रधानमंत्री जी के कटाक्ष पर, और इससे पहले प्रमोद कृष्णन जी ने जो बातें कही थी वो सपा पर कटाक्ष किया था। तो हम पहले वंदना जी के पास जाएंगे। वंदना सिंह जी, मैं जानना चाहता हूं, प्रमोद कृष्णन ने ये बातें कही हैं कि अखिलेश यादव को उनके लोग ही नैया डुबो रहे हैं। जी, प्रमोद कृष्णन जी अपनी नैया बचाए रखें। अखिलेश यादव की, सपा की या कांग्रेस की अब नैया की चिंता करना भूल जाए।
और पहली चीज तो ये बता दें, जो कुछ प्रमोद कृष्णन जी के पास है वो सब कांग्रेस का ही दिया हुआ है। अब वो भाजपा में चले गए, बहुत अच्छा हुआ है, जिसको जाना है वो जाए, ये कोई बड़ी खबर नहीं है, ना ही कोई इसमें दुख या कोई हमें आपत्ति जतानी चाहिए। जिसको जो बोलना है बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका सबका जवाब जो है इस बार यहाँ की जनता देगी और वो फैसला करेगी कि क्या ठीक है हमारे देश के लिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये बयानबाजी और तरह तरह के कटाक्ष, इन सब के फिजूल की बातों में ना तो मैं जाना चाहती हूँ, ना ही इनका जवाब देना मैं कोई वो समझती हूँ उचित या महत्व देती हूँ। चलिए, अच्छी बात है। अनिल सिंह चौहान जी, कांग्रेस और सपा और आरजेडी पर सीएम योगी ने कटाक्ष किया है और उन्होंने कहा है कि एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाकर मुस्लिमों का देने का प्रयास करेंगे आप लोग, क्या कहेंगे आप? देखिए देवेंद्र जी, जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसी बात करे और सच्चर कमेटी ने कुछ ऐसा किया था, इस तरह की जो बातें कर रहे थे, बहुत ही मैं समझता हूं कि हल्की बातें हैं, उनके गरिमा के बिल्कुल विपरीत हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मुस्लिमों में भी पिछड़ा वर्ग कैटेगरी है, मुस्लिमों में भी सामान्य कैटेगरी है, और ऑलरेडी वो पिछड़ा वर्ग कैटेगरी, जैसे जो कसाई समूह है उसमें मुस्लिमों में, वो पिछड़ा वर्ग में आता है, उनमें भी दलित हैं, उनको ऑलरेडी दलित और पिछड़ा वर्ग का योगी आदित्यनाथ जी भी प्रमाण पत्र बांट रहे हैं और भर्तियां कर रहे हैं। अब ये कौन से आरक्षण की बात कर रहे हैं? तो समझ में नहीं आता कि इनको हर बात में हिंदू मुसलमान क्यों करना है। मोदी जी अस्त पस्त ध्वस्त कहते हैं, अरे साहब विपक्ष मुक्त, आप विपक्ष को स्वस्थ रखकर अच्छी विचारधारा के साथ विपक्ष और सत्ता पक्ष, क्या सिर्फ इस आधार पर आप देश को बांट देंगे? क्या इस आधार पर आप दमन कर देंगे कि ये विपक्ष है तो इसको खत्म कर दो, इसको जेल में डाल दो, इसको देश से भगा दो, पाकिस्तानी कह दो? अब मैं ये मानता हूं देवेंद्र जी कि भाजपा भी विपक्ष में थी, आज 3 सीट से यहां तक पहुंची है। अगर उस समय के सत्ताधारी दल या आजादी के समय कांग्रेस इस तरह की सोच रखती तो क्या लोकतंत्र आज यहां पहुंचता? क्या ये मानक स्थापित कर पाता जिन मानकों को ये रौंद रहे हैं? दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी सिंह साहब ने कहा, दिनेश सिंह जी ने बहुत से इन्होंने लोगों की बात कही, मैं गिरिराज सिंह से लेके प्रज्ञा से लेके कितने लोगों के बयान भाजपा में आपको बता दूं जो सीधे थे कि मुस्लिमों को काट डालो, हिंदू राष्ट्र बना दो, संविधान को जला दो। अरुण गोविल जी अभी इनके प्रत्याशी हैं, बोले इस संविधान को खत्म कर देना चाहिए, नया संविधान बना देना चाहिए। मैं किसी बयान को कोट नहीं करना चाहता और मैं दिनेश सिंह जी की बात से सहमत भी नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हाँ आपका फीडबैक हमें सिरोधार्य है कि विपक्ष को और मजबूत होना चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का है साहब कि क्या हम सरकारें इसलिए बनाते हैं कि वो विपक्ष का दमन कर दे कि या विपक्ष को खत्म कर दे, या सरकारें इसलिए बनाते हैं कि चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करें, लोगों का विकास करें, जनता का विकास करें, लोकतंत्र को अच्छा संप्रभु राष्ट्र बनाएं। जी, ये सोचने की बात है जनता को, जिसको सोचना है कि भाई सरकारें इसलिए बनती है कि सरकार की शक्तियों का उपयोग जनमी हित में हो, ये नहीं कि विपक्ष को रौंदने के लिए हो, विचारधाराओं को खत्म करने के लिए हो, दलों को समाप्त करने के लिए हो। मैं इसकी आलोचना करता हूं। ये विषय अगर आ गया लोकतंत्र में, अगर सत्ता की भूख यहां तक पहुंच गई कि विपक्ष को समाप्त कर दिया जाए, स्वतंत्र मीडिया समूहों को खत्म कर दिया जाए, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर दिया जाए, तो ये देश नहीं बचेगा। इसलिए देश के नागरिकों से आह्वान करूंगा कि देश को बचाना है और इसलिए उनको वोट करना चाहिए। बिल्कुल, हम लगातार इस चुनाव की खबरों पर लगातार बने रहेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो लोकसभा चुनाव से संबंधित, तीसरे चरण के मतदान से संबंधित सारी खबरों को एक एक खबरों पर हमारी नजर है और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और बातचीत तो लगातार जारी रहेगी। लेकिन इस सेगमेंट में जो भी मेहमान हमारे साथ थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।